वर्ड अलग अलग दिए हैं तो कुछ मीनिंग तो अलग निकलेगा ही, बिल्कुल डिफर हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस वे में, ये जो दोनों टर्म्स होते हैं ये किस वे में अब एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारे लिए बड़ी चीज़ें होती है इन दोनों वर्ड्स में वो होती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शब्द। ठीक है, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपसे कभी भी वन लाइनर पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमको एक वर्ड में याद रखना है, द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड द रेगुलेशंस इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, whereas व्हाट इज पॉलिटी। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटी। तो देखिए पॉलिटी वो चीज़ें होती है जो फॉलो करती है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो देखिए इंडियन पॉलिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। एक बार मैं अगर हिंदी वाला वर्ड इसमें लूँ तो राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों वर्ड को मैं स्प्लिट कर दूँ, क्योंकि हमको इंग्लिश में समझ नहीं आएगा, पर हमको अगर ठीक है हिंदी में देखो तो समझ में आ जाएगा। अब इंग्लिश में भी देखोगे तो भाई देखो पॉलिटिकल सिस्टम, ये यहाँ पर डिपेंड करता है, अलग अलग वर्ड बता रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बताता है। ठीक है, तो राज व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है उस सिस्टम का व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, वो पॉलिटी कहलाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, वेराज व्हाट इज पॉलिटी बोलता है। ठीक है, द वे बाय विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रिवन। ठीक है, कि वो वे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन चलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटी। और इसमें पॉली जो वर्ड आया है ये पॉलिटिकल से आया है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए हम लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स आया है ये वर्ड कहाँ पर से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आया है। क्लियर हुआ आप तीनों को, कहीं पर कुछ क्वेश्चंस है। यस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से लवन्य समझ में आया आपको। यस सर। अब अगर इसके आगे चलें तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एमर्जेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे। ठीक है, ये जो अवधारणा होती है या एक समझ लो कि एक ये व्यू जो होता है, थिंक थॉट्स होते हैं एमर्जेंस कॉन्स्टिट्यूशन की। भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ होती है, कैसे आया, ये हमारे दिमाग में कैसे आया, ये हमारे सोसाइटी में कैसे आया, या हमारे देश के लिए ये चीज़ें कैसे आई। तो आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले इसका इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन शुरू होता है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के साथ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो इंसान होता था वो आप जानते हो कि इंडिया क्या नाम है, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, पर ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस होने से पहले होमो इरेक्टस होता था। होमो इरेक्टस का मतलब होता है इंसान जब कुबड़ निकाल के चलता था, यानी कि कुबड़ निकाल के चलने वाले इंसानों को क्या कहा जाता था, होमो इरेक्टस कहा जाता था। तो इंसान सबसे पहले होमो इरेक्टस था, होमो इरेक्टस के बाद वो क्या बन गया, होमो सैपियंस, यानी कि आज के जो मनुष्य हैं उस तरीके का वो बन गया। ठीक है, होमो सैपियंस बनते बनते क्या हुआ कि इन सारे होमो सैपियंस ने अपना एक क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया। एक होमो सैपियंस, दो होमो सैपियंस, तीन होमो सैपियंस। पर जब भी याद रखना कि जब भी एक ग्रुप बनता है चाहे किसी का भी हो, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप में एक अलग करने की या अलग होने की या कुछ नया करने की अवधारणा या एक थॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, और यही ग्रुप जब आगे बढ़ा तो भाई देखो होमो सैपियंस का कोई एक ग्रुप नहीं बना होगा, अलग अलग बहुत सारे ग्रुप बने होंगे और उनके बीच यहाँ पर ठीक है स्ट्रगल्स भी उतने ही हुए होंगे। ठीक है, और इन्हीं स्ट्रगल्स को दूर करने के लिए ये सारे ग्रुप वालों ने क्या बनाया, एक सोसाइटी बना ली।
ठीक है, सारे होमोसेपियंस ने क्या बनाई, एक सोसाइटी बनाई, और ये सोसाइटी क्या किया, एक स्टेट बनाया। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी एक नहीं कई सारी सोसाइटीज बनी होगी, और ये सारे सोसाइटीज मिलके क्या बनाए, एक स्टेट बना लिए, और यही सारे स्टेट बन के क्या बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, क्योंकि देखो जितने भी स्टेट्स अगर होंगे तो स्टेट्स के पास आपके पास स्टेट्स के पास क्या होगा, स्ट्रगल्स होंगे। ठीक है, कंपटीशन होगा, तो इन लोगों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या आया, पॉलिटी पहले आया, और पॉलिटी जैसे ही आया तो पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करने के लिए क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए आपको याद रखना है कि हमेशा पॉलिटी ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। ठीक है, पॉलिटी ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। ठीक है, ये था कॉन्स्टिट्यूशन का एमरजेंस, की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अस्तित्व में आया, कैसे बाहर आया पॉलिटिक्स। ठीक, ये था आपका एमरजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के एमर्ज होने के बाद क्या होता है, हमको अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो हम लोग जान चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब हम लोगों को जानना पड़ेगा द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक ओरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, तो वर्ल्ड में देखो आज प्रेजेंट की बात करें कि जो वर्ल्ड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये दो लोगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, दो देशों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, और इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको यूएसए ने लिखा था, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। सारे नोट्स लिखते जाना क्लास के बाद। ठीक है, आपको अब यहाँ से पूरी बुक्स वाले नोट्स मिलते जाएंगे एक एक करके। इंग्लिश मीडियम में भी मैं दिलवाऊंगा और हिंदी मीडियम दोनों में दिलवाऊंगा। ठीक है, यूएसए फर्स्ट, हाँ कुछ बोलने वाले थे, चलो ठीक। यूएसए क्लास को रिकॉर्ड कर देना। रिकॉर्डेड है। जी सर। ठीक है, यूएसए फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूएसए जो था वो वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री था। इसके बाद आता है इंडिया, जो वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, कौन, इंडिया। ठीक है, अब देखो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री के पास है, और वो कंट्री है ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन को ये ओरल कॉन्स्टिट्यूशन रखने की ज़रूरत क्यों आई, मैं अभी आपको थोड़ा देर बाद आगे में बताऊंगा। ठीक है, पर वर्ल्ड में ओरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ब्रिटेन के पास है। ओरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उनके जितने भी सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक क्या होते हैं, विधिक अधिकार होते हैं या विधिक कानून के तहत आते हैं। विधिक कानून में आपको बताता हूँ, जो पार्लियामेंट में, जो लेजिस्लेचर में जो लॉज बनाए जाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधिक कानून बोलते हैं। यानी कि एक बाय द लॉ पास किया गया, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना के, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उसमें डाल के नहीं किया गया। ठीक है, तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स, क्या नाम है, रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट्स बने, पर ब्रिटेन के पास वैसा नहीं है। वो आज भी लॉ बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, और उसको उन लोग क्या करते हैं, एक रिटन मतलब क्या नाम, लाइबल लॉज के तहत क्या करते हैं, उसको वो रिलीज़ करते हैं अपने सिटीजन्स के पास कि भाई ये कानून अब यहाँ पर लागू हो रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? कुछ क्वेश्चन सर एक बार फिर से बताइए।
एक सिंपल सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूँ ओरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो आज जैसे पार्लियामेंट क्या करती है, लॉज बहुत सारे बनाती है पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा बनाएगी, राज्यसभा पास आउट करती है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के साइन अप के साथ क्या बनता है, लॉ बन जाता है। तो क्या जितने भी लॉ बनाते हैं उसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन क्या करता है, वो कानून पास करता है, उनके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ पर लाते हैं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहाँ से पास आउट होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ की जो महारानी तो अब नहीं रही, ठीक है, जो भी उनके हेड ऑफ द स्टेट है उनसे पास आउट होकर वो लॉ बन जाता है। बट वो सिर्फ इसी तरीके से लॉ बनता है, उनके पास कोई अदर कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स नहीं है जिसमें उसको अलग से लिख सकें, ठीक है, जैसे हम कर सकते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए अमेंडमेंट रूल्स मतलब एक्ट लाते हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं क्या नाम है लिखना है तो हम अलग से सेट ऑफ रूल्स क्या करते हैं या कोई भी कानून बना के पास आउट कर देते हैं। ये दो तरीके होते हैं। तो ब्रिटेन के पास सिर्फ एक ही तरीका है, उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आया समझ में? सर लेकिन उन लोग के पास कुछ प्रूफ एज अ प्रूफ तो रहता नहीं होगा ना, क्योंकि ओरल है तो जैसे हम लोग के पास है रिटर्न, तो हाँ हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, ओरली मतलब देखो चल रहा है तो ओरली एज अ मतलब प्रूफ तो नहीं, कुछ तो रखते होंगे उन लोग। ओरली मतलब ये नहीं कि जैसे भाई आपको याद करा दिया गया और आप याद रखे हो बस, वैसा ओरल नहीं होता। देखो मैं आपको एक छोटा सा एक अच्छे से एग्जांपल सिखाता हूँ, ठीक है। ओरल मतलब उनके पास रिटर्न होगा, ठीक है। मान लो जैसे देखो जो ब्रिटेन है, ठीक है, एक मिनट इसको क्या हो गया, पर वो तो सर्टिफाइड नहीं होगा ना कि मतलब रिटर्न फॉर्म में है, फिर भी नहीं क्यों एज अ रफ सर्टिफाइड नहीं होगा ना होगा? वो तो। एज अ देखो रफ किसको बोलते हैं हम लोग, जो ड्राफ्ट होता है ना उसको रफ बोलते हैं, ठीक है। उसकी पार्लियामेंट पास कर रही है, और पार्लियामेंट पास कर रही है यार, तो वो रफ कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट पास आउट नहीं करी है, उसके पहले तक वो ड्राफ्ट है, रफ है। पर अगर उसकी पार्लियामेंट पास कर चुकी है तो वो रफ कैसे हुआ? तो ब्रिटेन क्या करता है, कुछ लॉज बनाता है, कानून बनाता है, वो अपनी पार्लियामेंट में पास आउट करा देता है कि भाई मैंने ये कानून या लॉ बना दिया है, एक क्या नाम है, कुछ लॉ बना दिया है, अब उसको अपने सिटीजन्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना, सिटीजन्स तक पहुंचा दो, बस हो गया। बट हमारे पास क्या होता है, हम जब लॉज अपनी पार्लियामेंट में बनाते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हम लॉज दो तरीके के बनाते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते हैं, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में ऐड करना है, ठीक है। और एक हम लोग क्या करते हैं, एक लॉ लाते हैं जिसको हमको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना नहीं है, बस हमारे सिटीजन्स को फॉलो करना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पैसा एक्ट पढ़ते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में भाई आ चुका है पैसा एक्ट, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, ठीक है। आपका UAPA एक्ट आता है, ठीक है। पामी एक्ट आता है। ये क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लागू करवा देते हैं। तो ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन के पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, लॉ बनाता है अपनी पार्लियामेंट की हेल्प से और अपने कंट्री में डायरेक्ट लागू कर देता है। उसके पास अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बुक होती तब वो अलग से अमेंडमेंट लॉज लाता और उसमें भी लिखता, पर वो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जो पहले के कानून होते थे ना, जैसे आज हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, हमने एक कानून बनाया, भाई तू याद रखना हमको ये ट्रेडिशन फॉलो करना है, वो ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन चलने लग गया बस ब्रिटेन में। अब बाद में आगे जाके लोगों ने उसको लिखा तो, पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। आया समझ में? यस। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने टाइप्स हुए, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और एक ओरल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास हो गए। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे पहला किसके पास था, USA के पास, और सबसे बड़ा इंडिया। ओरल कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सिर्फ ब्रिटेन के पास है। क्यों है मैं आगे बताऊंगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कितने अंग हैं, ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारे बॉडी में होते हैं ना, लीवर, किडनी, स्टमक, ये सब ऑर्गन्स हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन
जो होते हैं ना उनके लिए भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जिन सभी को मिला के हम एक संविधान कहते हैं। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसको हम लोग कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखते हैं, पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पिलर्स ऑफ द कॉन्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एनी इंस्टीट्यूट्स विच मोटिवेट्स टू मेक रूल्स, टू एग्जीक्यूट देम, टू फॉलो द रूल्स इज नोन एज पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बताया मैं, व्हाट डू यू मीन बाय द पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Any institute which motivates to make rules, execute them and follow the rules is known as pillars of the constitution। ठीक है, तो मैंने 3 वर्ड यूज किया, to make rules, दूसरा क्या बोला मैं, execute them और follow the rules, फॉलो एंड स्क्रूटनाइज द रूल्स, या आप बोल सकते हो कि जज, या कोई भी टाइप आप वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि उसको देख रेख करना, स्क्रूटनी रखना, निगरानी रखना उस पर कि भाई वो जो कानून वो बनाए हैं वो ठीक से चल रहा है। ये 3 पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला जो पिलर्स होता है वो होता है टू मेक रूल्स, और रूल्स बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स बनाने की जो ताकत होती है वो किसके पास होती है, द लेजिस्लेचर के पास होती है। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास होती है। ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर में हर कंट्री की लेजिस्लेचर को अलग अलग नाम दिया जाता है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से कंट्री में लेजिस्लेचर के कैसे कैसे अलग अलग नाम बताए गए। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे हमारी कंट्री में हमारे लेजिस्लेचर का क्या नाम है, कोई बता पाएगा। हमारी विधायिका का क्या नाम है हमारे देश में, पार्लियामेंट सर। पार्लियामेंट हमारे लेजिस्लेचर का नाम नहीं है शेखर। हमारे एमएलए, क्या बोले, एमएलए होता है क्या? अरे हमारे लेजिस्लेचर का क्या नाम है सूरज। सर जो अटॉर्नी जनरल भाई कहाँ पहुँच गया यार, चलो मैं ये बताता हूँ। लेजिस्लेचर मतलब वो इंस्टीट्यूट जो लॉ बनाती है, एनी इंस्टीट्यूट विच हु मेक्स द रूल्स इज नोन एज लेजिस्लेचर। जिसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना काम है उसको हम लेजिस्लेचर वर्ड से करते हैं। अब भारत में इस लेजिस्लेचर का नाम दिया गया है संसद। याद रखना हमारी पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट नहीं है, संसद है। ठीक है, पार्लियामेंट तो एक, तो संसद को ही तो पार्लियामेंट बोलते हैं ना सर। नहीं नहीं, हर कंट्री की पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर शायद को अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, आप कोई भी कंट्री चल दो, यूएसए जाओगे तो यूएसए में आपको कांग्रेस बोला जाता है उनकी पार्लियामेंट को, और हमारे कंट्री में हमारे लेजिस्लेचर को क्या नाम दिया गया है, संसद नाम दिया गया है। ठीक है, इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, आप तीनों बता पाओगे। भारत। गलत। और बाकी दोनों बताओ। बताइए इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है। हिंदुस्तान बोलते हैं। नहीं है भाई, डेमोक्रेसी को हिंदी में, डेमोक्रेसी को हिंदी अच्छा, में बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र। तो देखो, लोकतंत्र। नहीं नहीं, इंडिया का ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये इंडिया को नाम मिला था 26 जनवरी 1950 को। जब आप पासपोर्ट आपको मिलेगा ना कभी, तो पासपोर्ट में देखना सामने लिखा रहता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो इंडिया का ऑफिशियल नेम है। इंडिया का नाम इंडिया भी नहीं है, सिर्फ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो वैसा ही हमारी इंडिया की पार्लियामेंट का क्या नाम है, संसद है। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट जो लॉ बनाती है, द इंस्टीट्यूट हु मेक्स द लॉज इज नोन एज लेजिस्लेचर।
ठीक है। और इंडिया में इस लेजिस्लेचर का क्या नाम है, संसद है, ठीक है। तो पार्लियामेंट, हमारी लेजिस्लेचर क्या काम करेगी, लॉ बनाएगी, ठीक है। और ये लॉ बनाने के बाद क्या करेगी, ठीक है, लॉ बनाने के बाद क्या करेगी, इसी से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं जिनको हम द एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो ये जो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी, इसको इंडिया में फॉलो कराने की जिम्मेदारी या पूरे कंट्री की टेरिटरी पे फॉलो करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, द एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि ये लॉ को एग्जीक्यूट करवाते हैं, लागू करवाते हैं, इसीलिए हम इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, द एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति आता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और इंडिया, ये सारे लोग किसमें आते हैं, द एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। और उनका एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है, लेजिस्लेचर जो लॉज बनाएंगी उनको एग्जीक्यूट कराना पूरे इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको स्क्रूटनाइज करना, उसके ऊपर निगरानी रखना किसका काम होता है, द जुडिशियरी का काम होता है। वो देख रेख करती है कि भाई जुडिशरी। हाँ क्या बोले, तो जुडिशरी का काम क्या है कि लेजिस्लेचर, अगर भाई लेजिस्लेचर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ गलत कानून बना दे, क्योंकि लेजिस्लेचर में जो लोग बैठते हैं वो एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट होते हैं, सॉरी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं, तो वो कुछ गलत कानून बना के गलत कानून भी लागू करवा सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी को द सुप्रीम पावर दी गई है वो, इसीलिए तो हमारे जुडिशरी का टॉप जुडिशरी का नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, जो तीनों पिलर्स में सबसे बड़ी होती है। और इसको सुप्रीम पावर है कि द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा बनाए गए कानूनों को वो रद्द करवा सकती है अगर उसे गलत लगता है। तो अगर आपसे पूछे, क्वेश्चंस पूछे या कभी भी कोई ओरली पूछे कि भाई इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो आपको याद रखना है द जुडिशरी है। पर वो जुडिशरी तभी काम करती है जब लेजिस्लेचर कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव्स को फॉलो करवाती है, ठीक है। तो पिलर्स का काम यहाँ कंप्लीट हो गया, टू मेक द लॉस, टू एग्जीक्यूट द लॉस एंड टू फॉलो द लॉस, ठीक है, या स्क्रूटनाइजेशन करना, ठीक है, निगरानी रखना। पर देखो हो सकता है कि भाई लेजिस्लेचर अपना काम ढंग से नहीं किया, एग्जीक्यूटिव नहीं किया, पर जुडिशरी करना तो चाहता है, पर उसके पास इतने सारे काम हैं, तो उसको कौन बताएगा कि कौन सा काम गलत हो रहा है। तो इसीलिए 1961 में उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1961 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 4th पिलर इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने मीडिया को कहा द 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीडिया, कोई भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई भी टाइप की मीडिया को क्या कहा, द 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका काम बताया कि ये इन तीनों को गाइड करेंगे कि आपका काम क्या है। इसीलिए तो देखना आज मीडिया क्या करती है, जगह जगह जाके दिखाती है सरकार को कि भाई ये काम छूटा है, वो काम छूटा है, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। तब जुडिशरी भी देखती है कि भाई मीडिया हमको बता रही है कि ये काम छूटा हुआ है, तुरंत वो एक्शंस लेती है। ये तो प्लस पॉइंट होता है, एडवांटेज होता है। इसीलिए 1961 में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मीडिया को 4th पिलर किसने और कब कहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने 1961 में मीडिया को 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो भाई टोटल ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने हो गए, 4। आया समझ में, एनी डाउट? कोई डाउट है? नो सर। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखिए, टू मेक रूल्स एवरी पार्लियामेंट और एवरी लेजिस्लेचर नीड्स द 2 हाउसेस,
वन टू मेक द रूल्स एंड सेकेंड टू एग्जीक्यूट देम और टू चेक देम। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट को रूल्स बनाने के लिए कुछ हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है कि भाई वो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कैसे, अकेले तो बना नहीं सकती, तो उसके लिए वो क्या करती है, कुछ ग्रुप्स बनाते हैं जिसको हम लोग हाउसेस वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, तो देखिए हाउसेज जो होते हैं वो ज़्यादातर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ अपर हाउस एंड सेकंड इज़ लोअर हाउस। तो ये अपर हाउस और लोअर हाउस होता क्या है, तो देखो जो हाउसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक अपर हाउस लोअर। ज़्यादातर कंट्रीज़ में, मैं सभी कंट्रीज़ नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर कंट्रीज़ में लोअर हाउस वो हाउस होते हैं जो रूल्स बनाते हैं। ठीक है, जो रूल्स बनाते हैं। वन में रूल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अपर हाउस रूल्स नहीं बनाता, बनाता है, बट ज़्यादातर लोअर हाउस को ज़्यादा पावर होती है रूल्स बनाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ भी लोकसभा को ज़्यादा पावर है रूल्स बनाने की, राज्यसभा को ज़्यादा पावर नहीं है, पर कहीं ना कहीं राज्यसभा को भी हमने ज़्यादा पावर दे के रखी हुई है। ठीक है, तो वन हु मेक द रूल्स इज द लोअर हाउसेस। ठीक है, एंड द अपर हाउस यानी कि वो क्या करेगा, इसको चेक करेगा, यानी कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि लोअर हाउस ने जो रूल्स बनाए हैं इसको चेक इट करना। ठीक है, या उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना, आगे बढ़ाना, ये किसका काम होता है, अपर हाउस। अब देखिए ये वर्ड जो दिया जाता है ना, लोअर हाउस अपर हाउस, ये क्यों दिया जाता है। आजकल वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मैक्सिमम सभी क्या हो गई है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है, कुछ कंट्री को छोड़कर लोकतांत्रिक देश बन चुके हैं। यानी कि वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा, जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से आएगा। ठीक है, यानी कि जनता उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेगी, चूज करेगी। ठीक है, पर जनता किसी को भी, चाहे वो भाई, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तो हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना भी हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसकी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर इग्नोर करके उनको आने का मौका दिया जाता है, उनकी काबिलियत के तौर पर। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस बेसिस पे। इसीलिए हम सबसे पहले हाउस को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। हमारे इंडिया में लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं, और वहाँ पर आने की कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं होती है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक, और कुछ अपर हाउस होती हैं। ठीक है, अपर हाउस होती है, जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा है। ठीक है, इसका काम क्या है, चेक इट करना। ठीक, तो ये होता है आपका अपर हाउस और लोअर हाउस। यहाँ पर अपर हाउस आने के लिए यहाँ पर कुछ कई कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में क्या होते हैं, क्वालिफिकेशंस बता दिए गए हैं कि भाई ये समथिंग समथिंग क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर दी जाएगी या दी गई है। ठीक है, तो ये होता है आपका अपर हाउस और ये होता है आपका लोअर हाउस। समझ में आया अच्छे से, अपर हाउस क्या होते हैं, लोअर हाउस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट के पास, और यहाँ से वो जो बिल होता है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। बट वर्ल्ड में एक ऐसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके पास इन दोनों हाउसेस के अलावा 3 हाउस होते हैं। ठीक है, 3 हाउसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पर एक थर्ड हाउस भी बीच में आ जाता है, 3 हाउसेस आ जाती है। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस, और एक और होता है जिसको हमने क्या नाम दिया है, हमने नहीं, जिस कंट्री का इसको नाम दिया है डेमोक्रेटिक हाउस, और ये कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड का सिर्फ एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास 3 हाउसेस हैं। ठीक है, 3 हाउसेस हैं। कौन सा हाउस हुआ वहाँ पर, अपर हाउस, लोअर हाउस और डेमोक्रेटिक हाउस, ये 3 हाउस। ठीक है, अब उसके
रूल्स को पास आउट करने के लिए उनके पास अलग अलग तरीके होंगे, इसलिए उन्होंने तीसरा हाउस बना दिया। ठीक है, हाउसेस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सदन कहते हैं। यहाँ पर कोई डाउट? ठीक है, अब देखो हर कंट्री के अलग अलग, हर कंट्री में अलग अलग लेजिस्लेचर्स को अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, अलग अलग नाम दिया गया। तो जैसे हमारी कंट्री में भी नाम दिया गया, संसद नाम दिया गया, वैसे अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन में क्या नाम दिया गया, सॉरी अफगानिस्तान में क्या नाम दिया गया है, शूरा नाम दिया गया है। शूरा, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम, लेजिस्लेचर का नाम क्या है, शूरा है। तो आप याद कैसे रखोगे भाई, अफगानिस्तान में दिन रात गोला बारूद होते रहता है। ठीक है, गोलियाँ चलती रहती, तालिबान, तो आप क्या कहें, शोर बहुत होता है, तो शोरा। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, आपको सभी को पता है 1971 में इंडिया की हेल्प से पाकिस्तान से अलग हुआ क्या, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, वो जातीय आधार पर हुआ था, कास्ट बेसिस पर अलग हुआ है, सिया सुन्नी विवाद, सिया सुन्नी डिस्प्यूट्स के कारण अलग हुआ। इसीलिए बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम आपको क्या याद रखना है, जातीय पार्लियामेंट। ठीक है, जातीय पार्लियामेंट नाम दिया गया, जाति के आधार पर अलग हुए। चाइना, नेशनल पीपल्स असेंबली। कनाडा के पार्लियामेंट का नाम सीधा पार्लियामेंट है। ठीक है, फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का क्या है, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। आप नेशनल असेंबली याद रखो क्योंकि सेनेट ज़्यादातर नहीं आता। मेन इसका नाम क्या है, यहाँ के पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। इंडिया की पार्लियामेंट का नाम संसद। रशिया की पार्लियामेंट का नाम याद रखना है, ड्यूमा। ठीक है, क्लास 10 तो पढ़ के सब निकले होंगे सोशल साइंस में, तो आपको यहाँ पर की द ज़ार निकोलस की कहानी आपने सुना होगा। खासकर जो सीबीएसई में पढ़े उन लोग तो अच्छे से जानते होंगे द ज़ार निकोलस कौन था। द रशियन रिवॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दोनों सीजी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ड्यूमा क्या है, रशिया की पार्लियामेंट का नाम है। डायट, भाई जापान वाले एकदम पतले दुबले होते हैं, हट्टे कट्टे रहते हैं, क्यों, वो डाइटिंग फॉलो करते हैं, तो डाइट जापान की पार्लियामेंट का नाम। ठीक है, यूएसए की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। भूटान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, सुंगड़ू है। ठीक है, सुंगड़ू। इसके अलावा अगर और भी कंट्रीज़ की मैं बात करूं, अच्छा चलो, यूएसए की पार्लियामेंट का आपके बाद आपको 3 कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में भी मैं बताऊंगा। यूएसए, देखते यूएसए का जो लोअर हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। और यहाँ की अपर हाउस का क्या नाम है, सेनेट। कहाँ की, यूएसए की। और इन दोनों को मिलाकर इनकी पार्लियामेंट बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है ना, तो वहाँ पर हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, और जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है वैसे वहाँ सेनेट होता है। ठीक, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की जो लोअर हाउस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जबकि ब्रिटेन की जो अपर हाउस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स कहते हैं। आपने हमेशा से जितने भी हिस्ट्री में पढ़ते होगे, जितने भी गवर्नर जनरल्स आए सब के नाम में लॉर्ड लगा हुआ था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड, ठीक है, ये लॉर्ड, वो लॉर्ड कर्जन, वो लॉर्ड क्यों लगाते थे, क्योंकि वो सारे लोग कौन से हाउस से आते थे, ब्रिटेन की अपर हाउस से आते थे, और इंडिया के गवर्नर जनरल या द वॉइस रॉय बनते थे, इसीलिए उनका नाम लॉर्ड से शुरू होता था, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। और इन दोनों को मिलाकर बनता है पार्लियामेंट। वहाँ की पार्लियामेंट का नाम सीधा पार्लियामेंट ही है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया का। तो इंडिया का तो आप जानते हो, लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है।
और संसद के अंदर में जो लोग बैठते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सांसद कहते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया? यस। अब देखो, अगर मैं कुछ और कंट्रीज की बात करूं तो वहाँ की पार्लियामेंट का, जैसे नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। इंग्लिश में ना, इंग्लिश में ऐसे ही आएगा, राष्ट्रीय पंचायत। हिंदू कंट्री है नेपाल, वहाँ का राष्ट्रीय पंचायत। भूटान का क्या बताया मैं अभी, सुंगड़ू। रशिया का डूमा, जापान का डायट, ठीक है, जर्मनी बंडस्टैग, ठीक है। मालदीव्स प्लस ईरान दोनों का सेम है, मजलिस। मजाइस बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, मजाइस, मजलिस, ठीक है। मंगोलिया चाइना के ऊपर है, चंगेज खान नाम सुने होंगे आप, पुराना राजा, क्रूर शासक, वो मंगोलिया का था। और देखो मंगोलिया में ना एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। क्या हो गया, ठीक है। मंगोलिया में एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, चाइना के ऊपर में पड़ता है और रशिया के नीचे, ठीक है। उस डेजर्ट का क्या नाम है, गोबी डेजर्ट। ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और डेजर्ट में क्या घूमता है, ऊंट, कैमल। और जो ये ऊंट के या गाय वाय के जो पैर होते हैं ना, देखना उसमें ब्लैक कलर का एक लगे रहता है, शू टाइप का जो दिखता है, उस शू को हम लोग क्या कहते हैं, खुरल कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खुर कहते हैं, इसीलिए बनता है वर्ड खुरल। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछ चुका है कि खुरल कहाँ की पार्लियामेंट है, तो कहाँ की पार्लियामेंट है, मंगोलिया की पार्लियामेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा दोनों का पार्लियामेंट होता है, और ब्रिटेन का भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। तो ये थी द पार्लियामेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एमर्जेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके से कैसे आया। तो हम लोग दो तरीके से देखेंगे कि वर्ल्ड में कैसे आया और इंडिया में कैसे आया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आने का जो तरीका था, मैं आपको एक बार तो आपको बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सोसाइटी, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, बट एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो तरीका था वो आया कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया। तो इस आइडिया को हम दो जगह पर देखेंगे, एक वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे और एक कौन से लेवल पर देखेंगे, इंडिया लेवल पर देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास